Hello student, welcome to new video. Today's topic is sports assessment. स्पोर्ट्स की असेसमेंट कैसे करें? स्पेसिफिक आपको स्पोर्ट्स की असेसमेंट करनी है, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो या मेडिकल स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आपको मेडिकल नॉलेज इंक्रीज करनी है। तो चलते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम डॉक्टर विशाल एंड चलते हैं पहली पीपीटी पे, पहली स्लाइड्स पे। A sports assessment in physiotherapy involves the detailed evaluation of athletes to identify the cause of injury, assess the performance and limitations, and design the rehabilitation and injury prevention programs. तो स्पोर्ट्स असेसमेंट हम क्यों करते हैं कि एक जो एथलीट्स होता है, मेनली स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए जो एथलीट्स होते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है, इंजरी हो गई है, तो उसका कॉज ढूंढना है हमें और उसका ये देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस, इंजरी से कौन सी परफॉर्मेंस पे, उसकी परफॉर्मेंस पे कितना प्रभाव पड़ रहा है और उसका जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट और रिहैब प्लान करना है। और ये प्रोग्रेशन जो इसकी इंजरी है वो बढ़े नहीं, तो उसके लिए हमें प्रिवेंशन प्रोग्राम करना होता है, ट्रीटमेंट प्लान करते हैं जिससे वो आगे बढ़े नहीं। तो पेशेंट को एजुकेट भी करना होता है। तो हमारा जो असेसमेंट प्लान होता है हमारे 3 पार्ट में होता है, एक सब्जेक्टिव असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट रिहैब प्लान। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट में हम क्या कि पेशेंट्स की कंडीशन, हिस्ट्री और गोल्स के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम पर्सन की इंफॉर्मेशंस, इसको हम डेमोग्राफिक डेटा भी आपने सुना होगा, डेमोग्राफिक डेटा कहते हैं। इसमें नेम, एज, जेंडर, स्पोर्ट्स कौन सा खेलता है, पोजीशन क्या है प्लेयर की, हैंड और लेग डोमिनेंस कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी होती हैं। चीफ कंप्लेंट पेशेंट्स की प्राइमरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। हमारा चीफ कंप्लेंट आती है कि पेशेंट को जो जो कंसल्टेशन कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है, या तो वो इंजरी से परेशान है या उसके परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है, परफॉर्मेंस का इशू है। तो ये सारी चीज़ें हमें चीफ कंप्लेंट में पेशेंट बताता है, एथलीट्स बताता है। फिर हम उससे हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि अगर कोई इंजरी हो गई है तो ये कब हुई थी और ग्रेजुअली हुई थी या एकदम से हो गई थी, अचानक हो गई है, कोई पहले से कोई ट्रॉमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। तो उसकी मैकेनिज्म, इंजरी देखते हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट, नॉन कॉन्ट्रैक्ट या ओवर यूज के कारण तो नहीं है। फिर हम पेशेंट्स की क्या करते हैं कि पेन असेसमेंट करते हैं। अगर पेन इंजरी है, पेन कोज कर रखा है, लोकेशन क्या है उसकी, क्या वो ACL है, MCL है। पेशेंट्स एथलीट्स को मेनली अगर फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, चोट लग जाती है, हमारे नी लिगामेंट्स हुए, मेनिस्कस हुआ, ACL हुआ, ऐसे प्रॉब्लम आती है काफ़ी ज़्यादा, ऐसे केसेस होते हैं। तो हम पेशेंट से एग्जैक्ट साइट पूछेंगे, अगर पेन रेडिएट तो नहीं कर रहा है, कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से पूछते हैं। नेचर क्या है पेन का, शार्प है, डुल है, थ्रॉम्बिंग है, बर्निंग है। एंड अगर हमें इंटेंसिटी पेशेंट्स की जाननी है कि पेन कितना हो रहा था, उसके लिए हम वास्ट स्केल और NPRS कोर्स स्केल का यूज़ करते हैं। और ये आपको डिटेल में जानना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं टाइमिंग पे। टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि पेन हमें मॉर्निंग में होता है या इवनिंग में ज़्यादा होता है, एक्टिविटी को स्पेसिफिक एक्टिविटी करते हैं तो उसके दौरान बढ़ जाता है। इससे भी हमें काफ़ी कुछ ऑब्जर्व करने को मिलता है और हमें डायग्नोज बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ड्यूरेशंस देखते हैं कि ये कब से पेशेंट को हो रहा है। एग्रीवेटिंग एंड रिलीफिंग फैक्टर्स पेशेंट से पूछते हैं कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ से होता है या रेस्ट से आपका रिलीफ मिलता है, ट्रीटमेंट से आपको रिलीफ मिलता है।
और ये कब ये बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें भी हम पेशेंट से पूछते हैं। पेशेंट्स के फंक्शनली क्या इम्पैक्ट हुआ है, फंक्शंस पेशेंट से ये भी पूछते हैं कि उसको ट्रेनिंग इफेक्ट हो रही है, कंपटीशन इफेक्ट हो रहा है, डेली एरियाज एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, कि डेली उसके काम करने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसकी हम ट्रेनिंग और कंपटीशन हिस्ट्री पूछते हैं कि आप पहले कितना चेंजेस आ चुका है, पहले इंजरी से पहले कितना आप लोड ले सकते थे एंड कितनी इंटेंसिटी से उठा सकते थे, कितना फ्रीक्वेंटली उठा सकते थे, कितनी ड्यूरेशन तक ये कर सकते थे। अलग अलग स्पोर्ट में अलग अलग ये हमारी पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर हम वेट की बात करें, जैसे कोई जिम करता है एथलीट्स, तो वो कितना लोड में चेंजेस आ गया है, कितना डेडलिफ्ट मार पाता है, कितना वेट उठा पाता है, कितनी इंटेंसिटी, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार उठा सकता है, कितने टाइम तक पहले कम करता था या ज़्यादा करता था, तो कितना कम टाइम हो गया है। अगर रनिंग करता है तो सरफेस टाइप पूछते हैं हम उसे कि ग्रास में या कोर्ट में, ट्रैक पर, कहाँ पे वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो सरफेस टाइप पूछते हैं। एंड प्रिवेंशन इंजरी, एनी हिस्ट्री ऑफ सिमिलर रिलेटेड टू इंजरी, अगर इसमें पास्ट हिस्ट्री भी बोल सकते हैं, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, या आप कोई सिमिलर इंजरी पहले भी कभी हुई है तो इसके बारे में हम जानते हैं। जनरल हेल्थ, पेशेंट की जनरल हेल्थ के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जनरल हेल्थ के बारे में भी होता है कि कभी कभी न्यूट्रिशन की कमी से कोई प्रॉब्लम होती है, कभी पानी की कमी से हुआ, हाइड्रेशन या स्लीप अच्छे से नहीं ले पा रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इनकी वजह से प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। पेशेंट्स के गोल और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, लॉन्ग टर्म्स परफॉर्मेंस गोल्स, ये सारी चीज़ें हम हमारी असेसमेंट, सब्जेक्टिव असेसमेंट में हम पेशेंट से जानते हैं। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ये है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। इससे ही हम पेशेंट्स के मेनली क्या एबनॉर्मलिटीज़ आ गई हैं, क्या इम्पेयरमेंट्स हैं, क्या फंक्शनल लिमिटेशंस हैं, फिजिकल इम्पेयरमेंट्स आ चुके हैं, बायोमैकेनिकल फॉल्ट्स आ चुके हैं, ये हम पेशेंट के जानते हैं, असेस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन में हम क्या पोस्चर देखते हैं पेशेंट का हम स्टैटिक स्टैंड होके, सिट होके पोस्चर देखते हैं कि शोल्डर लेवल, नेक अलाइनमेंट, और स्टैंडिंग में हम स्पाइन का, लेट के भी स्पाइन, पूरी बॉडी का अलाइनमेंट चेक करते हैं। स्पाइन का हो गया, शोल्डर्स का हो गया, हिप का हो गया, नीज का हो गया। एंड डायनामिक हम उनकी वॉक देखते हैं कि पोस्चर्स चलने में कैसा है। गेट एनालिसिस करते हैं, गेट में हम पैटर्न वॉकिंग देखते हैं, जॉगिंग कैसे करता है, स्प्रिंटिंग होता है कि रैपिड रनिंग, जैसे कि हमारे 100 मीटर की दौड़ हुई तो उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं। एंड कटिंग मूवमेंट्स कैसी हैं पेशेंट्स की, मूवमेंट पैटर्न, वॉज द स्पोर्ट स्पेसिफिक स्किल्स, थ्रोइंग, जंपिंग, किकिंग, पेशेंट से थ्रोइंग कराते हैं, जंपिंग कराते हैं, किकिंग, स्पेशली मूवमेंट्स लिखते हैं जो हमारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड होते हैं। मसल सिमेट्री चेक करते हैं कि कंपैरिजन कहीं हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, एट्रॉफी भी तो नहीं है, मसल की बल्कनेस कम ज़्यादा तो नहीं हो गई, दोनों में हम कंपेयर करके देखते हैं। फिर हम ऑब्जर्वेशन के बाद ये सारी चीज़ें, हमें पोस्चर हो गया, हमारा गेट हो गया, मूवमेंट हो गई, मसल्स हो गई, 4 चीज़ों के बाद हम पैल्पेशन करते हैं। पैल्पेशन में हम पेशेंट्स के उस एरिया में टेंडरनेस तो नहीं है, कहीं इंजरी हुई तो स्वेलिंग तो नहीं है, टेम्परेचर में कोई चेंज तो नहीं आ गया, टेक्सचर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अगर टेम्परेचर में वार्मनेस फील होती है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे। स्वेलिंग, टेंडरनेस, ये हमारे इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं कि वहाँ पे टेयरिंग हो चुकी है। रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन पेशेंट का कितना है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो पेशेंट खुद से कर पा रहा है, एथलीट्स खुद से इंडिपेंडेंटली कर पाता है, पैसिवली जो थेरेपिस्ट मूव कराता है। फंक्शनल रेंज ऑफ मोशंस देखते हैं कि स्पोर्ट्स में कितने स्पेसिफिक रेंज की उसको ज़रूरत है, कहीं ज़्यादा की ज़रूरत है तो उस हिसाब से हमें उसको ट्रेन करना होता है। मसल टेस्टिंग के लिए हम MMT टेस्ट करते हैं, मसल मैनुअल टेस्टिंग, एंड हम डायनोमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड कंपेयर, दोनों साइड हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है। एक लेग में करना है तो दूसरे लेग को भी हमें कंपेयर करके देखना होता है कि मसल दोनों में ही इक्वल है।
स्पोर्ट स्पेसिफिक मसल जैसे हिप फ्लेक्सर्स रनर, तो जैसे कि स्पेसिफिक मसल्स पे का देखना होता है, जो जैसा उनका स्पोर्ट्स है उस हिसाब से हमें उनकी मसल्स का भी असेस करना होता है। न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग, हमारे जैसे कि हम बेसिकली नर्व्स टेस्ट भी कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, रिफ्लेक्सेस हो गए, डर्माटोम्स एंड मायोटोम्स, इफ नर्व इन्वॉल्वमेंट ऑफ सस्पेक्टेड, अगर ज़्यादातर तो नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता है पर कुछ केसेस में मिलता है तो हम उस पर न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी हमें देखने होता है। फंक्शनल असेस फंक्शनल टेस्टिंग, स्पोर्ट स्पेसिफिक फंक्शनल मूवमेंट्स, लोअर लिम फंक्शनल टेस्ट करने होते हैं हमारे, तो हम लोअर लिम हुआ, हमारा अपर लिम हुआ, कोर स्टेबिलिटी कितनी है, तो ये सारी चीज़ों को हम सिंगल लैग हॉप करा के, वर्टिकल जंप करा के, एजिलिटी ड्रिल्स करा के, एंड अपर लिम का हमें चेक करना है तो ओवरहेड थ्रो करा के या पुशअप शोल्डर स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। एंड कोर स्टेबिलिटी के लिए हम प्लैंक कराते हैं, प्लैंक होल्ड कराते हैं, कितने टाइम तक वो कर पाता है, एंड ये सारी चीज़ें देखते हैं। साइड ब्रिजेस हुआ, रोटेशनल कंट्रोल हुआ, तो इससे हमें फंक्शनल के बारे में पता पड़ता है कि इसके मसल्स, अपर लिम के मसल, लोअर लिम के मसल्स कितने काम कर पा रहे हैं, कितने फंक्शनली एक्टिव हैं। फिर आते हैं हम स्पेशल टेस्ट पे। स्पेशल में तो नी के हम टेस्ट करते हैं, शोल्डर के तो हम शोल्डर के टेस्ट करते हैं, एंकल है तो हम एंकल के टेस्ट करते हैं। नी में जैसे होता है तो लैचमन, मैकमरे, हमारे मेनिस्कस के लिए अगर प्रॉब्लम है तो मैकमरे टेस्ट करते हैं। ऐसे ही हमारा थीसली टेस्ट होता है शोल्डर के लिए, नीज एंड हॉकिंग एंड ओब्रिन्स टेस्ट होता है। ऐसे ही हमारे एंकल के लिए एंटीडोर टेस्ट एंड टैलेटिल टेस्ट होते हैं। तो ये सारे टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं जो स्पेसिफिक रीजन को मसल्स या स्पेसिफिक लिगामेंट इंजरी है तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इम्पेयरमेंट है तो उनके लिए स्पेशली हम अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग चीज़ों को असेस करने के लिए। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स चेक करते हैं, पेशेंट्स की स्पीड कितनी है, एजिलिटी कितनी है, स्ट्रेंथ, पावर, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। टेस्ट जो आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, या नहीं है तो उसको इम्प्रूव कितना कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में चेक करते हो। इसके लिए हम गोनियोमेट्री का हेल्प कर सकते हैं, फोर्स प्लेट्स एंड आइसोकाइनेटिक्स मशीन्स का हम यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए। फिर हमारा बायोकेमिकल एनालिसिस होता है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मूवमेंट वीडियो एनालिसिस कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम नॉर्मली नहीं देख सकते तो हम उसको वीडियो को बना के वीडियो एनालिसिस कर सकते हैं कि रनिंग कैसे कर रहा है, जंपिंग, थ्रोइंग टेक्निक्स, और टेक्निक्स बता सकते हैं कि इसको आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो। लोड असेसमेंट कि आपकी कैसे आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो ये सारी चीज़ें हम मैकेनिकल एनालिसिस में बताते हैं। फिर हमारा डायग्नोज, हम फाइनली फिर डायग्नोज बनाते हैं। इसमें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी देखते हैं कि कोई उनसे रिलेटेड कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड फिर इम्पेयरमेंट्स को देखते हैं कि इम्पेयरमेंट्स और परफॉर्मेंस लिमिटेशंस कितनी है, उनकी लिस्ट बनाते हैं, तो उन पे आपको काम करना होता है। मसल वीकनेस कितनी हो चुकी है उसके कारण, स्टिफनेस कितना हो चुका है, तो ये सारी चीज़ों को आपको डायग्नोस करना होता है। फिर फाइनली डायग्नोस बना के आप ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। इसमें क्या है कि आप डायग्नोस कर लिया इम्पेयरमेंट्स को, और आपको अब जो फंक्शंस हमारे जा चुके हैं या हमारे कम हो चुके हैं उनको रिस्टोर करना है। परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस लो है तो उसको हमें इम्प्रूव करना है। तो हमारे इसमें गोल्स क्या होते हैं, इमीडिएट गोल्स अगर स्पोर्ट्स का है तो इंस्टेंट, अगर स्पोर्ट्स खेल ही रहा है कंपटीशन के अंदर तो हमें उसके तुरंत पेन को मैनेज करना होता है। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, चोट लग गई है तो तुरंत उसको हमें पेन को रिड्यूस करना होता है। उसके लिए आप टेंस को यूज़ कर सकते हो, उस टाइम टेपिंग का यूज़ कर सकते हो। एंड
तो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं कि अगर पेशेंट्स कंपटीशन में नहीं है तो हम उसके पेन को रिड्यूस करेंगे, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि रिस्टोर द रेंज ऑफ मोशन, जो रेंज ऑफ मोशन गई है वो जल्द से जल्द आ जाए। स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, बेसिक मूवमेंट्स पे काम करते हैं। लॉन्ग टर्म्स हमारा गोल्स क्या हो सकते हैं, हर पेशेंट्स के अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म गोल्स थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। अगर वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है तो लॉन्ग टर्म गोल्स फुली ट्रेन एंड कंपटीशन को इंटीग्रेट करेगा। उसमें हम अच्छे से उसे ट्रेनिंग कराते हैं, जो सेम स्पोर्ट्स है उसकी ही मिमिक्री कुछ एक्सरसाइजेस कराते हैं जो इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस, इसमें हमारा मैनुअल थेरेपीज आती हैं, इसमें हमारा जॉइंट मोबिलाइजेशन के लिए मैटलैंड मुलिगन टेक्निक्स होती हैं जो कि हमारा रेंज पे बहुत अच्छा वर्क करती है, मोबिलाइज करती हैं, रेंज को इम्प्रूव करती हैं। अगर ट्रिगर पॉइंट्स हैं तो उसके लिए रिलीज़ करने के लिए मायोफेशियल रिलीज थेरेपीज होती हैं, हमारे ड्राई नीडलिंग होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं, हेल्प करती हैं आपकी ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ करने के लिए। थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो गई, जो टाइट स्ट्रक्चर हैं उनको स्ट्रेच करते हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा वीक मसल्स हैं उनको हम स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, उन पे रेजिस्टेंस बैंड से या लोड से, तो उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं। कोर स्टेबिलिटी पे भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कोर आपका मजबूत है तो सारी चीज़ें आपकी बॉडी की चलती रहेंगी तो कोर पे भी हम ज़रूर हमें काम करना चाहिए जिससे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके कुछ टास्क या एक्सरसाइजेज परफॉर्म, जैसे सेम एक्सरसाइज है तो सेम स्पोर्ट्स है तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइजेज और एक्टिविटी प्लान करते हैं जो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है उसकी आने वाला उसके स्पोर्ट्स में। मॉडलिटीज़, अगर हमें आइस पैक, हीट पैक, अल्ट्रासोनिक, टेंस, लेजर थेरेपी, ये सारी मशीन हम यूज़ कर सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। और स्पेसिफिक फिजियोथेरेपिस्ट अपने अकॉर्डिंग करते हैं, आइस पैक की ज़रूरत है, हीट पैक की ज़रूरत है, आप जितना अच्छा डायग्नोज बनाओगे उसमें उतना अच्छा आप मॉडलिटीज़ का आप यूज़ करते हो। स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम मॉडलिटीज़ को यूज़ करते हैं। एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वार्म अप और कूल डाउन प्रोटोकॉल्स बताने होते हैं कि आपको स्टार्टिंग में वार्म अप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। के भी स्पोर्ट्स में आपको ट्रेनिंग करने से पहले या आपको जिम करते हो तो स्टार्टिंग में वार्म अप करना जिससे आप अच्छा एक्सरसाइजेस कर पाओ, परफॉर्म कर पाओ। तो कूल डाउन प्रोटोकॉल भी आपको बताना चाहिए, तो जैसे कि जिम में आप एक्सरसाइजेस करके आते हो पर मसल टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कुछ, तो उसमें स्ट्रेचिंग आप करते हो तो मसल टोन, फ्लेक्सिबिलिटी भी साथ साथ इम्प्रूव होती है और मसल्स की सर्कुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है, तो वो स्ट्रेचिंग हमको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए आफ्टर जिम। तो ऐसी अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं तो वो आपको एजुकेट करना है पेशेंट्स को। रिटर्न टू स्पोर्ट क्राइटेरिया, जब अगर परफॉर्मेंस से रिलेटेड है तो आपको पेशेंट ठीक हो चुका है तो उसका पेन फ्री मूवमेंट कराना है कि वो स्पोर्ट्स में जो हमारे स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया है कि पेन फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, तो तब तक आपको स्पोर्ट्स नहीं खेलने के लिए एडवाइस करना है। जब पेन फ्री हो जाता है तो इम्प्रूव करना है उसकी स्ट्रेंथ को, फुली स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ मोशन, तो उसका फुल हो जाए तब उसको स्पोर्ट्स में आ सकते हैं। एंड एबिलिटी टू परफॉर्म स्पोर्ट स्पेसिफिक एट मैच इंटेंसिटीज, तो पास द फंक्शनल फिटनेस टेस्ट, तो कुछ टेस्ट होते हैं उसमें हम जो उनके कर सकते हैं। हमारा यो टेस्ट हुआ, होप टेस्ट हुआ, जो हमारे फिटनेस टेस्ट होते हैं जिससे हम उनकी फिटनेस के बारे में पता कर सकते हैं। फिर हम रीअसेसमेंट एंड मॉनिटर करते हैं, रेगुलरली इवेलुएट करते हैं पेशेंट को। अगर हमें कोई लगता है कि हमें ट्रीटमेंट में कुछ एडजस्ट करना है, ट्रीटमेंट प्लान चेंज करना है, तो टाइम के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान को चेंज करते हैं।
मॉनिटर फॉर द रिकरेंस फॉर कंपनसेटरी इश्यूज़, अगर प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो उस इश्यू को भी हम सॉल्व करते हैं पेशेंट को एजुकेट करके। तो ये थी हमारी स्पोर्ट्स असेसमेंट। तो इसमें काफ़ी सिमिलर है, कुछ चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना है पेशेंट्स के स्पोर्ट्स पे, तो हम अच्छा असेसमेंट बना पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।